चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो AS12 को ख़त्म कर देते हैं। AS12 के जो बचे हुए सम्स है ना, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। ये होमवर्क क्वेश्चन ठीक है, जब होगा तब चेक कर लेंगे आप लोगों का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइप नंबर 4 प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये वाला हमारा पेंडिंग था। बहुत आसान है, एक बार प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को रिवाइज कर लो। क्या है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? मतलब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सुन लेना ना, टुवर्ड्स अ कैपिटल आउटले। यहाँ पर रिसीट, अगर पैसा मिलता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का बराबर, तो क्या माना जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और जब रिफंड कर दोगे तो कैपिटल रिजर्व को कम कर देना, खत्म हो गया। ठीक है, आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। आ जाओ 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ आप लोग। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ, जल्दी जल्दी। चलो बहुत ही इजी है। एक मिनट, हाँ। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। टाइप नंबर क्या है ये हमारा? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर इज 4। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2021 क्या लिखा है? एलेनोर ई लिमिटेड परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹60 lakhs which has an estimated useful life for 10 years with a salvage of 10 lakhs. On purchase of the plant a grant of 20 lakhs was received. ग्रांट कितने का मिला? 20 lakhs का ग्रांट मिला। एक मिनट, मशीन कितने का था? 60 lakhs का था। मशीन का यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 10 years, सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 10 lakhs. You are required to calculate the amount of depreciation as per AS12 for the financial year 22-23 in the following cases if the grant is deducted from the value of plant. याद आ रहा है कि आपको सारे मेथड्स, मेथड 1 मेथड 2 दो मेथड था हमारा। मेथड नंबर 1 क्या बोलता था कि आप ना कॉस्ट से एडजस्ट कर देना। कॉस्ट से एडजस्ट कर देना मतलब आपको जो भी ग्रांट मिलेगा उसमें आप वो कॉस्ट से माइनस कर देना। क्लियर? तो यहाँ पर 60 lakhs है, 60 lakhs में से माइनस कितना कर दोगे? 20 lakhs गवर्नमेंट ग्रांट। तो कितना बचा आपका? बोलो ना। 40 lakhs बचा। अब आपको डेप्रीशिएशन अगर निकालना है तो कैसा मिलेगा? 40 lakhs कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू माइनस 10 lakhs डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10। तो कितना आंसर आ गया? 3 lakhs। डन, खत्म हो गया पहले का आंसर। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? डन। सेकेंड, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, तो डेप्रीशिएशन कितना है? सुन लो ना, वो सुनो ना, हर एक में ना सवाल क्या मालूम है? कॉमन सवाल इज कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। पहला सिचुएशन में डेप्रीसिएशन, सेकंड सिचुएशन में डेप्रीसिएशन, थर्ड सिचुएशन में डेप्रीसिएशन। ओके, सेकंड सिचुएशन में इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम ट्रीट किया मतलब आपका एसेट में कोई रिडक्शन होने वाला नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा कॉस्ट होगा 60 lakhs। 60 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है आपका? 10 lakhs। तो 50 lakhs आ गया, 50 lakhs डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 5 lakhs। डन, सेकंड का आंसर इज 5 lakhs। एक क्लियर है क्या सबको? थर्ड, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, but at the end of 22-23 grant is refunded to the extent of 4 lakhs due to non-compliance of certain conditions, due to non-compliance of certain condition. सुन लो ना, कितना क्लियर है देखो सेंटेंस। एंड ऑफ बराबर 1 मिनट। आपने आपने लिया कब था? 1 अप्रैल 21 बराबर एंड ऑफ 22-23 मतलब 2 साल। आपको 2 साल तक डेप्रिशिएट करना है। सर उसने स्टार्टिंग में क्या किया था? ग्रांट इज डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट, मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट से माइनस हो गया था। सर डेप्रिशिएशन कितना था? 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs, ये बराबर आया ना? 3 lakhs 3 lakhs। सो 60 में से 20 चला गया था, 40 lakhs माइनस 3 माइनस 3, 40 lakhs में से 6 चला गया तो कितना बचा? ये बोलो ना, 34 lakhs। 34 lakhs में प्लस कर देना जो भी रिफंड करना है। कितना रिफंड कर रहे हो आप लोग? 4 lakhs रिफंड कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये? 38 lakhs। 38 lakhs हो गया। अब डेप्रीशिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, 38 lakhs माइनस 10 lakhs कितना हो गया? 28 lakhs। 28 lakhs बचा हुआ लाइफ कितना है? 8 years। तो कितना आ गया? 3.5। वेरी गुड। सो ये आंसर आता है आपको 3.5। डन 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 डन। 3.5 lakhs आ गया क्या सबको? लास्ट वाला, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन,
तो डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा, 5 लाख। गलत है, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, द फुल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। 20 lakhs मतलब बेसिकली, अच्छा हाँ, मतलब डेप्रिसिएशन कितना आएगा, हाँ हाँ डन डन, ओके 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 ओके। सो बेसिकली कॉस्ट पे अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब एसेट का वैल्यू का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोगों को जो 60 lakhs है ना, 60 lakhs डिवाइडेड बाय -10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। क्लियर है, डन डन डन, 5। एंड पूरा का पूरा जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिला, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो लिखते हैं इसके बारे में फटाफट, बहुत ही ईजी है। कर लेते बट फटाफट, इजी है, कर लेते इसको। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 23। पेज नंबर 84। चलो एक एक करके फटाफट आंसर देते जाते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा था उसने, सबसे पहला सवाल क्या है उसके अंदर, बराबर। तो मैं हेडिंग में कॉमन लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। सबसे पहला, सबसे पहला इफ grant is deducted from value of plant, if grant is deducted from value of plant, if grant is deducted from value of plant, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग छोटा सा, रुपीस इन लैक्स। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, 60 lakhs। इसमें से लेस क्या कर देंगे हम लोग, यस, ग्रांट रिसीव्ड। ग्रांट रिसीव्ड कितना था, 20 lakhs, माइनस कर दोगे तो 40 lakhs। बराबर, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू रुपीस 40 lakhs माइनस 10 lakhs डिवाइडेड बाय कितना ईयर से, 10 years, which is equals to rupees 30 lakhs divided by 10 years, which is 3 lakhs पर ईयर या ईच ईयर, जो भी बोलना बोल दो। डन 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 डन। सेकेंड, इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, लिखो इफ grant is treated as deferred income, if grant is treated as deferred income, तो क्या हो जाएगा, सीधा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि अपने को डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ही पूछा है ना हर सवाल में, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट कितना था हमारा, 60 lakhs, सो रुपीस 60 lakhs माइनस रुपीस 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 years, which is equals to रुपीस 5 lakhs। हाँ, ईच ईयर पर ईयर कुछ भी बोलो चलेगा।
क्या हो गया तुम लोग को? नहीं नहीं, उन लोग को, उन लोग किस बात पे तो खुश है पता नहीं. इफ ग्रांट इज डिडक्टेबल एंड रिफंडेड, लिखो. इफ ग्रांट was deducted from value of plant and it becomes refundable. It becomes refundable. सो मालूम है हम लोगों को रिवाइज्ड बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पर, बस वहाँ तक हम लोग करेंगे कैलकुलेशन. रुपीस इन लैक्स, यहाँ पर मैं डेट भी लिखूंगा. कॉस्ट ऑफ एसेट 1 अप्रैल 21. 1 अप्रैल 21 क्या वैल्यू था उसका? 60 लैक्स. उसमें से लेस कर दिया सैल्वेज वैल्यू कितने का? 20 लैक्स. सॉरी, मैं सैल्वेज क्यों लिख रहा हूँ, ग्रांट. पहला ग्रांट माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 40 लैक्स. अब इसमें डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको. सुन लो ना, स्ट्रेट लाइन है कि WDV है? स्ट्रेट लाइन है तो सीधा 2 साल का एक साथ माइनस कर देते हम लोग. डेप्रीसिएशन फॉर 2 ईयर्स, और हर एक साल का हम लोग ने कैलकुलेट किया है 3 लैक्स इंटू 2 बराबर, ऊपर कैलकुलेट किया ना 3 लैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लैक्स. माइनस कर दोगे तो 34 लैक्स आ गया इसका बुक वैल्यू बराबर. बुक वैल्यू बिफोर रिफंड. इसमें आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे? रिफंड ऑफ ग्रांट. रिफंड ऑफ ग्रांट ऐड कर दोगे, कितना था? 4 लैक्स. तो ये कितना हो गया? 38 लैक्स. इसको नाम दे दो रिवाइज्ड बुक वैल्यू. रिवाइज्ड बुक वैल्यू. तो यहाँ पर वापस से डेप्रीशिएशन कैसा मिलेगा? ₹38 लैक्स माइनस ₹10 लैक्स, और रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है? 8 ईयर्स. तो ये कितना आंसर आ गया आपको? ₹3.5 लैक्स पर ईयर. डन. 3.5 लैक्स पर ईयर. Fourth, if grant is treated as promoter's contribution, if grant is treated as promoters contribution, someone please, promoters contribution. Grant received of ₹20 lakhs will be credited to capital reserve. Will be credited to capital reserve. Therefore depreciation कितना होगा? सेम ही होगा. आपको दिखाना पूरा दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा. -10 lakhs divided by 10 years, which is ₹5 lakhs per year. डन 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 डन. ए क्लियर? कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में.
ये मई 23 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, ये बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 22। 23 डन। अब 22 में आ जाओ, 22 में आ जाओ। टाइप नंबर 4। Alps Limited has received the following grants from the government during the year ended 31st March 2021. Rupees 120 lakhs is received as a subsidy from central government for setting up industrial undertaking in Medak or notified backward area. एक बार चेक करो ना क्वेश्चन नंबर, आप लोग एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके जैसा ही है क्या? अच्छा, एंड 5 जैसा नहीं है ना ये? हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिखा के दूंगा, मैं लिखा के दूंगा, कोई बात नहीं, सुन लो। ओके मैडम, दैट्स ओके। इधर देखो, 120 lakhs इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर, ये किस लिए पैसा मिल रहा है इधर देखो ना, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसका मतलब मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, तो चाहिए तो अंडरलाइन करके इसको लिखो। इसका मतलब ही क्या है, ये है आपका प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, 120 lakhs पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व्स। समझ गया आप लोगों को? ठीक है, क्या लिखना मैं लिखा के दूंगा स्टोरी। रुपीज 15 lakhs ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो क्या बोलोगे इसको, आप बताओ ना जरा। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट पकड़ लो, क्या करेंगे इसके साथ? सो इसमें इट इज ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक एसेट। तो देयर आर टू मेथड। सबसे पहला, ये जो 15 lakhs मिला, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर 2, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। एक क्लियर है क्या? डन। सर हम लोग को सवाल क्या पूछा है? सवाल क्या पूछा, इधर जरा ध्यान से देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट। सवाल क्या मालूम है आपको? ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स, कि ये ग्रांट्स को कैसे ट्रीट करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। थर्ड, 25 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू इट्स वर्कमैन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये क्या हो जाएगा आपको? रेवेन्यू। कैपिटल वाला कुछ टू इट्स वर्कमैन, मेडिकल फैसिलिटी टू इट्स वर्कमैन। मेडिकल फैसिलिटी टू इट्स वर्कमैन मतलब रेवेन्यू वाला। इसको अंडरलाइन करके चाहिए तो लिख दो, ये वाला है हमारा रेवेन्यू वाला। ये रेवेन्यू हुआ, ये वाला हुआ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स वाला। गिव दिस क्वेश्चन ऑफ 5 स्टार रेटिंग। क्लियर है क्या? तो सब कवर हो गया इसके अंदर। चलो लिखते इसके बारे में, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 86। चलो लिखो 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 फटाफट। सबसे पहला, नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो लिखो दी सब्सिडी received from central government for setting up an industrial undertaking in Medak is in nature of promoters contribution, is in nature of promoters
contribution. Hence 120 lakhs है ना, hence the amount of rupees 120 lakhs will be credited to capital reserve. It will be credited to capital reserve. चलो सेकंड सवाल क्या पूछा है, 15 लाख का ग्रांट रिसीव्ड बराबर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एसेट वाला हो गया, लिखो सेकंड grants related to बराबर, सुन लो ना, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स की जगह मैं ऐसा बोल दूं क्या, का डेप्रीशिएबल वाला, क्योंकि सेकंड वाला जो मेथड बताया था ना उसके अंदर दो था, डेप्रीशिएबल एंड नॉन डेप्रीशिएबल. नॉन डेप्रीशिएबल बोले तो बात ही नहीं करना अपने को, तो ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट as per AS 12 rupees 15 lakhs received as grant from central government can be presented in any from two methods, can be presented in any from two methods in financial statement. Method 1, grant is shown as deduction from gross value of fixed assets. इसके अंदर ए, thus क्या ग्रांट पीएनएल में जा रहा है, आइडियली यस. वो कैसा जा रहा है, ओवर यूजफुल लाइफ, ना 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 ना, इस शोन एज डिडक्शन बोला मैंने भाई साहब, ऐसा आधा आधा नहीं हो सकता है, दोनों साइड में नहीं आ रहा है. मैंने बोला डिडक्शंस मतलब हमारा कॉस्ट से कम हुआ, तो जैसा आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना, तो वैसे ही उतना यूजफुल लाइफ के बेस पे वो ग्रांट भी पीएनएल में चार्ज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है. तो लिखो थस ग्रांट इज recognized in PNL over useful life of depreciable asset. By way of reduced depreciation charge. समझा, बाय वे ऑफ रेड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब डेप्रिसिएशन को कम करके अलाउ करता है अपने को. मेथड 2, मेथड नंबर 2,
grants related to depreciable asset can be treated as what? Deferred income. Yes. DEFERRED, deferred income, which is recognized in P&L on systematic and rational basis. Over useful life of asset. Over useful life of asset. खत्म नहीं हुआ. थर्ड, तीसरा वाला क्या है? इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू. मेडिकल फैसिलिटीज टू अ वर्कमैन. तो लिखो grants related to revenue. यहाँ पर भी हमारे पास दो मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है. सबसे पहला, इट इज क्रेडिटेड टू पीएनएल और shown under general heading of other income. Method 1. Method 2, deducted from the respective expenses. एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना अपने को. लिखो as per AS 12, rupees 25 lakhs received from state government for providing medical facilities to its workmen during pandemic is in nature of revenue grant. Is in nature of revenue grants. Such grants are generally credited in P&L account or shown under general heading such as other income. Alternatively, rupees 25 lakhs can be deducted from
रिलेटेड एक्सपेंस। अभी आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा एक्सपेंस है, बट जिसको शेड्यूल 3 बाय एनी चांस मालूम है, यस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, वहां से ये रिडक्शन होएगा। बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। 20 अच्छा 21 में क्या लिखेंगे? सेम एज क्वेश्चन 6, बराबर। इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इसके अंदर एक मिनट। अच्छा तो इसमें दो ही सवाल है। 35 lakhs फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेटिंग अप प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा इधर 3 है। ओके तो चलो फिर इसको ही करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है? इंस्टॉलेशन ऑफ, लेकिन आप लोग सुनो ना, लेकिन एक मिनट आप लोग सुनो ना। 35 लाख रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, सबसे पहले लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आता है। ओके, फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू इट्स एम्प्लॉय, अभी तो लिखा है यार, अभी तो लिखा है, चलेगा क्या? रेवेन्यू वाला है, चलेगा? मैंने इसलिए स्टार मार्क करवा दिया क्योंकि क्या होता है ना मालूम है, जब नंबर्स वाला आता है ना तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है लिखने के लिए, लेकिन जब थ्योरी जैसा लिखने आएगा ना तो आपको याद ही नहीं आएगा कि लिखूं क्या। तो इसलिए 5 स्टार है, सो दैट इसको वापस एक बार देख लो, इजी हो जाएगा। तो ये रेवेन्यू वाला क्या कहानी लिखना है? क्या लिखना है रेवेन्यू वाले में? कि सबसे पहले लिखने का कि ये जो मेडिकल फैसिलिटी जो दे रहे हैं ना, इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू नेचर, तो ये रेवेन्यू ग्रांट बन गया। क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रांट है, हम लोग जनरली जो भी आपका ग्रांट मिलेगा ना 35 लैक्स, पीएनएल में क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो और जनरल हेडिंग ऑफ अदर इनकम में दिखा दो। Alternatively, 35 lakhs can be deducted from the related expense, that is employee benefit expense. Done. ये चलेगा? मैनेजेबल? मैं नहीं लिखा रहा हूं। नेक्स्ट, ₹100 lakh सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। ये बोलो ना, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सेम चिपकाना है, बराबर। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर सेटिंग अप और यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये बोल रहा हूं मैं, इट इज इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर ₹100 lakh रिसीव्ड शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये क्लियर है क्या? ए प्रमोद चलो नेक्स्ट वाला क्या बोला है? इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट। वापस से इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? एज पर AS12, बराबर। देर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। मेथड नंबर 1, इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, बराबर। और सेकंड में क्या बोलेंगे? इट इज शोन एज अ डेफर्ड इनकम। इसमें लिख देना सिमिलर टू क्वेश्चन 22। मैडम चलेगा ना? तो उधर भी हम लोग लिख देंगे कि सिमिलर टू 22 ही है। क्यों वापस वापस वो सेम चीज रिपीट करना है आपको? बोलो ना, नहीं लिखना है, होमवर्क नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं करना। एक बार आप लोग बस 22 पढ़ लेना, मोर देन इनफ। चलो ठीक है, ये भी टाइप 4 था, ये भी टाइप 4 है। Messrs A Limited has set up its business in a designated backward area with an investment of 200 lakhs. The company is eligible for 25% subsidy and has received 50 lakhs from the government. Explain the treatment of capital subsidy. ये बोलो ना, चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा क्या? क्या चलेगा? सर वो जो लिखा है ना 21 या 22 के पॉइंट नंबर 1 वाला, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है? सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है।
सिमिलर टू क्वेश्चन 22 का फर्स्ट वाला. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. Santosh Santosh Limited has received a grant of rupees 8 crore from the government for setting up a factory in backward area. Out of this grant, the company distributed. पाप कर दिया. आपको मैंने लिखा के दिया है कि आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो. सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना. आपको जो नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उसमें भी वो सेंटेंस चिपका देना. सर कौन सा सेंटेंस चिपकाने का बोल रहे हो? इधर देखो, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको ना लिखा के दिया ना, ये यहाँ पर से हाँ, यहाँ पर. It is treated as a part of shareholders fund and it is credited to the capital reserve. It is neither distributed as dividend not considered as deferred income. ये भी चिपका देना वहां पर. ये समझा कि नहीं समझा सबको? ठीक है, ओके. और क्या बोला? ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन. हो. तो ये 4 और 5 वाला कॉम्बिनेशन है, तो मैं ये लिखा के देता हूँ. टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 का कॉम्बिनेशन है. बिकॉज लैंड रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बराबर, एज नो मनी हैज बीन स्पेंड. सही किया कि नहीं? नहीं सर, नॉमिनल वैल्यू पे तो उसको दिखाना पड़ेगा. नॉमिनल वैल्यू डिफाइन मत करो. इन लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स इज करेक्ट और नॉट. तो इसको लिख देते फटाफट, 2 मिनट लगेगा. आंसर नंबर 1919. आंसर नंबर 19. चलो, 87. इसमें लिखो as per AS12 when government grant as per AS12, 5 मिनट रुक जाना आपको. when government grant is received for specific purpose, it should be utilized for same. It should be utilized for same. Conclusion. इसलिए तो फैक्ट्री के लिए था ना ये, सेटिंग अप अ फैक्ट्री. thus grant received for setting up a factory is not available for distribution of dividend. Is not available for distribution of dividend. और सेकेंड वो फ्री वाला भी बात कर लेते हम लोग. इसको अगर चाहिए ना, एक हेडिंग दे देना चाहिए था अपने को. ग्रांट received for setting up a factory. grant received for setting up of a factory. और यहाँ पर हेडिंग क्या दे देंगे? लैंड रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. ये A हो गया, B. लॉ जैसे लिखना रहता है, पहला प्रोविजन लिखेंगे फिर कंक्लूजन लिखेंगे. तो लिखो
as per AS12. If an asset is acquired free of cost, it is to be recorded at नॉमिनल वैल्यू. और नॉमिनल वैल्यू आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है. कंक्लूजन. Thus, even if company has not spent money for acquisition of land, comma, land should be recorded in books of accounts at nominal value. The treatment for both case is incorrect as per AS12. पहले वाले में तो आपने उसको डिविडेंड दे दिया और दूसरे वाले में आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये दोनों का दोनों गलत है. क्लियर? डन. डन. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सो यहाँ पर देख लो, 20 डन, 19 भी डन. तो एक मिनट, क्या आप क्या बोल रहे हो? 14 क्वेश्चन सिमिलर टू योर. हाँ संतोष, इधर एक मिनट, एस लिमिटेड, संतोष लिमिटेड लिख दो ना इधर. सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 20 ना. 19 डन. तो अब आ जाओ आप लोग 3, 4, 5 जो भी है वो. एक मिनट 6 में भी आ जाते, ख़त्म करते इसको ज़रा. ये टाइप नंबर 4 का ही कहानी है. वापस से देख लो इधर क्या बोला है. अपने को ट्रीटमेंट बताना है किसका सर? ग्रांट रिसीव्ड का. बराबर. तो यहाँ पर देखो 35 lakhs इज रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉइज, तो इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर. सेकंड में क्या बोला? 100 lakh रिसीव्ड सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर. नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया. और आगे बता के भी दे रहा है, इट इज़ इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर लिखोगे सिमिलर टू क्वेश्चन 22. डन. अच्छा एक बार है ना इधर लिख भी दो, रिफर ICAI का. आपको लैंग्वेज देखने के लिए अगर रिफर करना है तो प्लीज़ रिफर कर लेना स्टडी मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 6 का बात चल रहा है. 21 है. ओह 21, सॉरी. डन. वहाँ पर लिख भी देना रिफर ICAI का स्टडी मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 5. एक मिनट 3 वाला बता दो पहले. चलो किसके साथ सेम है ये? हाँ संतोष, बहुत जगह है इसमें. सेम एज क्वेश्चन 19. डन. डना डन. डन. सिमिलर है कि सेम ही है? सेम है ना, नंबर्स भी सेम है. चलो. टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया. Designated backward area while
entitles the company to receive from government a subsidy of 20% of the cost of investment for which no repayment was expected. Moreover, where there was no condition that the company should purchase any specific asset from this subsidy. वो क्या बोल रहा है मालूम है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं खरीद सकते. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investments of rupees 50 crore in capital assets received rupees 10 crore from the government. The company wants to treat this as a item of revenue and thereby reduce the loss on profit and loss account. बोलो ना, सही है कि नहीं? हाँ, आपको सवाल समझेगा क्या हो गया? सुन लो ना स्टार्टिंग से. टॉप एंड टॉप हैज सेट अप अ बिजनेस. उसने बिजनेस सेटअप किया इन अ बैकवर्ड एरियाज विच एंटाइटल्स द कंपनी टू रिसीव 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये सब्सिडी क्यों मिल रहा है? बैकवर्ड एरिया में करने के लिए मिल रहा है. बैकवर्ड एरिया में करने के लिए मिल रहा है. Moreover, there was no condition with regards to the purchase of asset. Having fulfilled all the conditions, उसने बोला कि मैंने सारे कंडीशन पूरे कर दिए हैं. The company on its investments of 50 crores in capital assets received 10 crore from the government. उसको 10 करोड़ मिला. और कंपनी का इच्छा क्या हो रहा है मालूम है? कंपनी wants to treat this as a revenue and thereby revenue मतलब अपना बोलो ना, and thereby लॉस को कम कर दो. देखो लॉस कैसे कम होगा? डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा तो लॉस भी कम हो जाएगा. तो देयर बाय रिड्यूस द लॉस. ये सही है कि नहीं है? हाँ नहीं है. क्यों? क्या इसको ट्रीट करना चाहिए? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए. इसको रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना चाहिए. तो इधर देखो, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा? 5 वाला. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. एज पर पैरा 10, क्या आप लोग ये याद रखोगे? एज पर पैरा 10 of AS12 accounting for government grant, where the government grants is in the nature of promoters contribution, is in nature of promoters contribution, that is they are given. that is के बाद मैं छोड़ रहा हूँ. the grant are treated as capital reserve which can neither be distributed as dividend nor considered as a deferred income. मतलब सिंपल बोलूँ भाई, पीएनएल में इसको टच भी नहीं करना. इसको पीएनएल में लेके जाने का जरूरत ही नहीं है. इन द गिवन केस, पहला ऊपर प्रोविजन लिख दिया, यहां से यहां तक ये क्या है हमारा? प्रोविजन है. इन द गिवन केस कंक्लूजन लिख रहे, सब्सिडी रिसीव्ड इज नीदर रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स नॉर इन रिलेशन टू रेवेन्यू, थस इट इज इनएप्रोप्रिएट. कभी भी ना वर्ड यूज नहीं करना कि वो लोग रॉन्ग है. इनकरेक्ट वर्ड यूज करना. इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट. Thus, it is inappropriate to recognize the government grants in the P&L statement since they are not earned, but it represents an incentive. तो ये वाला language लिख लेना, since they are not earned but represents an incentive provided by the government without related cost. The correct treatment is to credit the subsidy to the capital reserve. Therefore, accounting treatment desired by the company is not proper. door. Guys, done? लिख लेना. इसका पेज नंबर क्या है वो लिख लेना. पेज नंबर है 9.10 में है. स्टडी मटेरियल 9.10. परफेक्ट है. चलो 14 भी डन है ना? हाँ, एमसीक्यू के लिए तो तेजस बोला मैं ही करूँगा सर, किसी को दो मत हो करने के लिए. मैंने बोला ठीक है. अच्छा, ये जो होमवर्क क्वेश्चन है बस ये पेंडिंग है. आया ना? होमवर्क क्वेश्चन है ये डिस्कशन के लिए पेंडिंग है. एक बार चेक कर लेते हो गया. तेजस, आर यू रेडी? चलो. हाँ तेजस, फटाफट एकदम बोलो ना. तेजस पहला वाला रीड कर लो. टू एनकरेज इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IDCI जो भी है, IDCI ऑफर्स अ सब्सिडी वर्थ ₹50 lakhs टू ऑल न्यू इंडस्ट्री सेटअप इन द specified industrial areas. This grant is in the nature of promoters contribution. How such subsidy should be accounted in the books?
क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिटेड टू अदर इनकम, बोथ क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व, बताओ ना। एक्सीलेंट। आपको मालूम है क्या, सुन लो ना सब लोग, वो मालूम है मैंने आपको 5 स्टार मार्क करवाया क्वेश्चन जहां पर मैंने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वो लिखा है, वो लिखने से इतना कॉन्फिडेंस आया ना अभी आपको, कि आपको ये समझ में आया कि अब ऐसा कुछ आया भी ना तो लिख सकते हो। अगर वो हम लोग लिखते ही नहीं, उसको सिर्फ एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, तो आपको ये हमेशा क्वेश्चन होता कि लिखे कैसा, लिखे कैसा, लिखे कैसा। इसे थियोरी क्वेश्चन को भी ना एक बार नोटबुक में लिख देने का। सही है तेजस, गुड। नेक्स्ट, government grants that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in previous accounting year, or for the purpose of giving immediate financial support to an enterprise with no further related cost, should be recognized and disclosed in the statement of P&L in which they are receivable as an ordinary item. बराबर, recognized and disclosed in the statement of P&L in which the losses are incurred, recognized and disclosed in the statement of P&L in which they are receivable as an extraordinary item if appropriate as per AS. By disclosed in the statement of P&L in which they are receivable as an extraordinary item. जरा सोच के बताओ। सही है, चलो। which of the following is acceptable method of accounting presentation for the government grants related to asset? कौन सा वाला सही है आपके हिसाब से, बताओ। क्रेडिट द ग्रांट इमीडिएटली टू द इनकम स्टेटमेंट, नहीं भाई ये तो गलत है। शो द ग्रांट एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, क्या मैडम नींद में हो? कैपिटल रिजर्व में कहां जाता है? reduce the grant from the cost of assets or show it separately as a deferred income on the liability side. कौन सा? नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ। अगर हमने बोला होगा लाइबिलिटी एसेट, तो एसेट नहीं लाइबिलिटी में से उठा इनकम है ना। इनकम कहां से आता है? लाइबिलिटी में से उठ के आता है। एक्सपेंस वाला जो होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस में जाता है। एंट्री सोचो ना, एंट्री मैडम, एंट्री ग्रांट रिसीव्ड, एंट्री बोलो डेफर्ड का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, बराबर। तो डेफर्ड इनकम क्रेडिट है। आगे चलते हैं। हाँ तेजस ने कैलकुलेशन करके रेडी रखा है, वो देखो एक्स लिमिटेड, डाउट है? मैं वही बोला ना, बट स्पेसिफिक है इस क्वेश्चन में। मैंने बोला ना वो कब आएगा मालूम है? जब एकदम क्वेश्चन स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड होगा तो। अगर एसेट का बोल दिया ना जनरल, तो इट इज डेप्रिशिएबल ओनली। हाँ तेजस, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹20 crore फॉर द परचेज ऑफ क्वालिफाइड मशीनरी कॉस्टिंग ₹80 crore। नहीं, एक मिनट में पढ़ने दो। एक्स लिमिटेड हैज पॉलिसी ऑफ, इधर देखो मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। ग्रांट कितने का मिला? 20 crore। मशीन कितने का था? 80 crore। Policy to recognize a grant as deduction. The expected remaining useful life of the machine is 10 years. Life कितना था? 10 years. Assume that there is no salvage and depreciation is a straight line method. The amount of annual depreciation to be charged. तेजस बताओ जल्दी। हाँ 6 crore आ रहा है आपको, जरा बताओ कैसे आ रहा है ये। 80 crore में से आपने सबसे पहला ग्रांट्स को माइनस कर दिया, बराबर। 20 crore को तो आपने बोला कि सर ये 60 crore आया। सो दिस इज योर नेट कॉस्ट माइनस salvage value is 0 divided by useful life is 10 years। done। ओके एकदम सही आंसर है। चलो जल्दी 5th का, एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट, एक मिनट, ग्रांट ऑफ 20 crore फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 80 crore। पॉलिसी टू कंसिडर एज अ डेफर्ड इनकम, यूजफुल लाइफ 10 years। जरा जल्दी आंसर दे दो। हाँ 8 crore, 80 crore, बराबर। अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L 8 crore, बराबर। इधर देखो 8 crore, गलत आंसर है। नहीं हो क्या, इतना घाई रहता है ना।
ये तो मैडम अभी तक सदमे में है। नहीं, आंसर दो अभी इसका। 2 करोड़। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना है, सवाल ये पूछ रहा है कि ग्रांट क्रेडिट कितना होना चाहिए पीएनएल में। तो इट शुड बी ₹20 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 ईयर विच इज इक्वल टू 2 करोड़। मैडम समझा कि नहीं आपको? ओके, खत्म हो गया ऑफिशियली। AS12 खत्म हो गया है। डन डन।